Hello dear students, today I am going to continue chapter first of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 8 of Nature, Purpose and Scope of Business. In the particular different sessions, we started and completed the economic activities, non-economic activities. Also, I started the three different economic activities, business, profession and employment with characteristics, objectives and some of the basic information related to that one. Then after I started the classification. Okay, before that one also one more thing we discussed that in the different sessions, that comparison of the business, profession and employment, how they are different with each other, उनके बीच में क्या अलग अलग चीज़ है उसकी हमने कंपैरिजन की. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है वो कैसे क्लासिफाइड हुई है, उसमें तीन अलग अलग कैटेगरीज थी. उसमें पहली कैटेगरी ट्रेड थी जो हमने कल फिनिश किया, दूसरी आती है कॉमर्स और तीसरी आएगी इंडस्ट्रीज. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट सेकंड कॉमर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेट्स डू इट सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द ट्रेड. ट्रेड के कई टाइप्स है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है और उसके सेपरेट चैप्टर भी मैंने बोला चैप्टर नंबर 9 और 10 है, उसको हम डिटेल में देखेंगे. तो हियर टाइप्स ऑफ द ट्रेड. There are two types of the trade. First one is internal trade and second one is international trade. नाम से ही मालूम पड़ता है इंटरनल. सीधी लैंग्वेज में बता दूं, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी वॉट एवर द ट्रेड इज डन दैट इज इंटरनल. इंटरनेशनल, आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री वॉट एवर द ट्रेड इज डन दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. इससे पहले याद रखना ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, दैट इज ट्रेड. पैसा मिलना चाहिए वहां ट्रेड होता है, वहां एक्सचेंज होना चाहिए, दैट्स ऑल. ओके, लेट्स मूव टू द इंटरनल. ट्रेड अमंग डिफरेंट रीजन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. डिफरेंट रीजन्स, सी वन अनदर वर्ड एडेड, डिफरेंट रीजन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. तो ये एक मार्क के लिए जरूरी है, हालांकि सेपरेट चैप्टर है तो उसके सिलेबस में जो भी है उसमें हम देख लेंगे. लेकिन यहाँ पर याद रखो कि जो भी ट्रेड होगा वो डिफरेंट रीजन्स में होगा, अलग अलग क्षेत्र में होगा विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. एक कंट्री के अंदर उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड. अब ये इंफॉर्मेशन शायद आपके पास थोड़ी बहुत होगी 10 स्टैंडर्ड में, जो 15-16 चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था आपके पास, लेकिन यहाँ पूरी डिटेल आपको 11 में मिलेगी कमर्शियल वे से. सो ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद, ये एग्जाम्पल है. ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद परचेजेस boxes of apple from Kashmir, or a trader of Nagpur sends oranges to Rajkot. These are the examples of internal trade. तो सिंपल है ना, हम अहमदाबाद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, जो भी सिटी में रहते हैं, गुजरात की आनंद में, अहमदाबाद में रहते हैं, और हम कश्मीर से एप्पल के बॉक्सेस मंगवाते हैं क्वांटिटी में ट्रक भर के, तो इंटरनल ट्रेड हुआ ना. तो जो अहमदाबाद का जो ट्रेडर है वो पैसे देगा, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, तो अगेंस्ट द एप्पल्स ही और शी विल पे द अमाउंट. अच्छा, वैसे ही नागपुर से हम संतरे मंगवा रहे हैं, ऑरेंजेस, राइट, वेल नोन, तो दैट इज द अनदर एग्जाम्पल. और राजकोट जा रहे हैं, सो ये इंटरनल है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री विद इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज डिफरेंट रीजन्स आर ऑल्सो देयर. सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. ये याद रखो एक एक मार्क के लिए. व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके भी दो पार्ट है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इन क्वांटिटी. सो फर्स्ट वन इज होलसेल ट्रेड एंड सेकंड वन इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, दैट इज रिटेल ट्रेड. सो जब भी आप कुछ चीज बेचते हो तो क्वांटिटी में बेचते हो या स्मॉल पार्ट्स में बेचते हो. 6 चैप्टर आएगा इकोनॉमिक्स में, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब क्या है, और हमारे इस चैप्टर में भी 9 चैप्टर पूरा उसका ही है, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे. लेकिन पहले आप 6 में सीख जाओगे कि व्हाट इज दिस होलसेल एंड रिटेल. सो ये होलसेल क्या है, क्वांटिटी में आपको गुड्स मिलते हैं और आप क्वांटिटी में उसको बेचते हो. यानी होलसेलर इज परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन आफ्टर सेलिंग टू द रिटेलर, और रिटेलर इज परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग टू द कस्टमर. और ये रिटेलर कई बार डायरेक्टली प्रोड्यूसर से भी गुड्स परचेस करता है. हालांकि इस स्टेज पर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन सिंपली वी कैन से कि जब भी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, होलसेल और रिटेल. और ये वर्ड आपके लिए नए नहीं, होलसेल માં લીધું, છૂટક લીધું, આ વર્ડ્સ છે જ બધા, રાઈટ. સો નવું કશું જ નથી. સો અ હોલસેલર પરચેઝિસ ગુડ્સ ઇન બલ્ક फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू द रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर जो होलसेलर क्वांटिटी में गुड्स परचेस करेगा परचेसर से, यानी प्रोड्यूसर से, सॉरी प्रोड्यूसर से परचेस करेगा, प्रोड्यूसर इज हियर.
प्रोड्यूस करता जाएगा, सेलिंग करता जाएगा, वो डायरेक्टली कस्टमर को कुछ देता नहीं है ना। अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स से कुछ मंगवा रहे हो तो प्रोड्यूसर शायद देगा, लेकिन अब तो ये भी नहीं रहा है। प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो ऑनलाइन उसको सेल्स कर सके। वो एक फ्रेंचाइजी ढूंढेगा, वो एक पर्टिकुलर ऑनलाइन मार्केट ढूंढेगा, प्लेटफॉर्म ढूंढेगा, वहाँ उसके गुड्स चले जाएंगे, कमीशन बेस पर वो काम होता है। हाँ, कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे इन्वेस्ट करके कुछ बनाते हैं और डायरेक्टली मार्केट में ऑनलाइन बेचते हैं, तो वहाँ पर होता है। लेकिन ये जो बड़ी मछलियाँ होती है इन द सेंस ऑफ द बड़ी कंपनीज, वो छोटी कंपनी को टिकने नहीं देती, यू नो दैट वन। सो यहाँ पर वो कंपनियाँ उनसे गुड्स परचेस कर लेती है कम भाव में और यहाँ हमें ऑनलाइन बेचती है। लेकिन होलसेलर परचेस करके रिटेलर को बेचता है और वो परचेस करता है प्रोड्यूसर से एज पर द रिक्वायरमेंट। और द होलसेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। रिटेलर मोस्टली इन आवर कंट्री कभी भी कुछ डायरेक्ट प्रोड्यूसर से नहीं परचेस करता है। हाँ, ऐसा है हमारी कंट्री में, रूल कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पहले से ही ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर होलसेलर वो लिंक है, होलसेलर लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। तो ये होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड परचेस करके रिटेलर को बेचेगा। ये सब एक एक मार्क के लिए याद रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटेलर। रिटेल ट्रेड or retailer purchases goods from wholesaler and supplies them to the customers or consumers as per their requirement। तो जो भी कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं गुड, कस्टमर यानी जो परचेस करते हैं, वो डिफरेंस आपको 11th 10th में सिखाया गया होगा। नहीं सिखाया तो हम डिटेल में हमारे सेशंस में भी देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो, द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स दैट ऑल आर कंज्यूमर्स एंड द पर्सन हु इज परचेसिंग द गुड्स ही और शी इज नोन एज कस्टमर। तो यहाँ पर जो भी होलसेलर है उससे गुड्स परचेस किए जाते हैं और उसको सप्लाई किए जाते हैं कंज्यूमर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर तो एक चीज कॉमन हो गई कि एज पर द रिक्वायरमेंट होलसेलर से प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस करता है, रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट होलसेलर से गुड्स परचेस करता है और वो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को बेचता है। तो यहाँ पर होलसेलर, प्रोड्यूसर और रिटेलर्स के बीच में एक लिंक है। और एक ऐड चीज मैं करना चाहूंगा कि रिटेलर है वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक है। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। दिस इज द इंटरनल ट्रेड इन अ सिंपल लैंग्वेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इन डिफरेंट रीजन्स गुड्स आर सोल्ड आउट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। उसके दो टाइप है, होलसेल रिटेलर। होलसेलर प्रोड्यूसर से परचेस करता है, रिटेलर को बेचता है। रिटेलर होलसेलर से परचेस करता है, कस्टमर्स को बेचता है। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द अदर, इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी बहुत जरूरी है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, दो कंट्रीज के बीच जो भी ट्रेड होता है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो भी सही है। ओके, और ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वो भी सही है। दो कंट्री के बीच में जो भी व्यापार होता है, जो भी एक्सचेंज होता है गुड सर्विस और अगेंस्ट मनी का, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। विदाउट क्रॉसिंग बाउंड्री हाउ यू विल सेल द गुड्स, राइट? तो आपको क्रॉस करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, तो उसके हिसाब से आप गुड्स बेचो। जापानीज कंपनी सेलिंग टेलीविजन्स टू इंडियन ट्रेडर्स और केसर मैंगो बीइंग सेंट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये तो बुक का एग्जाम्पल है ना। ओके, वी आर परचेसिंग मोबाइल फोन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? उसके भी कई पार्ट पढ़ते हैं, वो भी हम देखते हैं इसके बाद में। और कई बार हम कुछ मंगवाते हैं अलग अलग कंपनी से, जैसे कोरिया से कई हमारे लिए टीवी आते हैं, ओके, जापान से कई टीवी आते हैं, जापान से कई चीज़ें आती है, ओके, यूएसए से कई चीज़ें आती है, हम यूएसए से कुछ बेचते। अभी का लेटेस्ट एग्जांपल है तो वी गेव वैक्सीन टू दी डिफरेंट 17 और मोर देन 17 कंट्रीज। बहुत लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत कम कंट्री बोलता हूँ। उन सबको हमने वैक्सीन दी, वो इंटरनेशनल ट्रेड है। ऑल्सो वी परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम यूएसए टू प्रिपेयर द वैक्सीन, टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन। वैक्सीन बनाने के लिए हमने यूएसए से रॉ मटेरियल लिया, इटली से लिया, कई कंट्री से लिया है। ये सब आप पढ़ो तो आपको मालूम पड़ जाए। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड है। सो दिस आर द एग्जाम्पल। कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, दो कंट्री के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है उसे हम इंटरनेशनल बोलते हैं। अभी मैंगो का टाइम पीरियड है तो केसर मैंगो हम यहाँ से बेचते हैं, राइट? नाउ इंटरनेशनल ट्रेड में भी तीन टाइप है। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स, उसके हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जो आपने सुनी हुई है, जैसे कि इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, री एक्सपोर्ट ट्रेड आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन कई कंट्री के बिजनेस रिलेशन कोई अलग कंट्री के साथ नहीं होते हैं, उस टाइम पे ये ट्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, अलग अलग कंट्रीज कभी ऐसा होता है, जैसे वियतनाम है, उसके साथ कई कंट्रीज के रिलेशन नहीं है। ओके, वेनेजुएला,
राइट। तो ये जो सब कंट्रीज हैं उनके साथ कई कंट्रीज का रिलेशनशिप नहीं है। जैसे वेनेजुएला तो वो ऑयल मैन्युफैक्चरर यानी कि ऑयल सप्लाई करते, तो कई कंट्रीज उसके पास रिलेशन नहीं रखती है, तो फिर वाई वाई ये सब कुछ कोई कंट्री के साथ रिलेशन से उसे एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के 3 टाइप, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। इसकी डिटेल हमारे पास पूरी 10 चैप्टर में पूरी डिटेल है। इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, राइट। री एक्सपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि री एक्सपोर्ट क्या है। ओके, यानी कि सिंपल चीज़ है, हम किसी कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, वही कंट्री वो किसी और को दे। कई बार ऐसा होता है कि हम इंपोर्ट करते हैं और वही गुड्स हम किसी को देते हैं, राइट, वो एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट सम रिलेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हो गई हमारे 2 टाइप की, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल। एक्सटर्नल भी बोला जाता है उसको, फॉरेन ट्रेड भी बोला जाता है। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड फॉरेन, इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ हियर वी आर इन द एंड ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज द ट्रेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दूसरे हमारा जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ का दूसरा टाइप है उस पर हम जाते हैं, कॉमर्स। ये तो हमारा सब्जेक्ट है ना, OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कॉमर्स क्या है। ट्रेड मालूम पड़ गया, अब हम जाते हैं कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। तो यानी ट्रेड तो जरूरी है कॉमर्स में, ट्रेड के बगैर कॉमर्स चालू नहीं होगा। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। तो ट्रेड और उसके सहायक जो सपोर्टेड सर्विसेज है वो कॉमर्स में आती है। तो ट्रेड में कौन कौन सी सर्विस आती है जो सहायक ऑक्सिलरी रूप से काम करेगी, सपोर्टिंग रूप से काम करेगी? तो आपको मालूम पड़ना चाहिए, आपको मालूम होगा ही, तभी मैं अभी डिक्लेयर करने जाऊंगा कि वो कौन कौन सी ऑक्सिलरी सर्विसेज है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ये, हाँ, यही ऑक्सिलरी सर्विसेज है। तो कॉमर्स का मीनिंग दिमाग में उतार लेना, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। सो दिस सर्विसेज इंक्लूड, ये कौन कौन सी सर्विसेज है? सो द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग। अरे ट्रेड कर रहे हो, पैसा तो चाहिए ना, लोन चाहिए, बैंक देगा। ओके, चेक आ रहा है, यू आर अ ट्रेडर, आपके पास चेक है तो कहाँ डालोगे? बैंक चाहिए। यू विल रिसीव द डिफरेंट टाइप ऑफ द अमाउंट टू द चेक, यू हैव टू पे द अमाउंट टू योर मटेरियल सप्लायर बाय चेक, तो बैंकिंग चाहिए। अच्छा, इंश्योरेंस, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, उसको इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा ना। यस, इंश्योरेंस, नॉट ओनली दैट एम्पायर बट ऑल्सो योर गुड्स, बट ऑल्सो योर ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स, ऑल्सो ट्रांजिट इन द वे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, तो इंश्योरेंस चाहिए। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बगैर तो ट्रेड अधूरा है, राइट। आप पूरे एक स्टेट में ही कुछ देना चाहते हो तो एक जगह से दूसरी जगह भेजना तो पड़ेगा ना। कम्युनिकेशन आपके लिए तो सबसे ऊपर है, इसका नाम है तो उसको पहला ले लूँगा, बैंक के ऊपर भी कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द संदेशा व्यवहार, it includes telephone network, right, that is also we can say the internet connections, nowadays everything is through this one। वेयर हाउसिंग, गुड्स को, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो गुड्स को आपको संभाल के रखना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, सो दैट इज वेयर हाउस। गो डाउन, वखार कहिए थे ना आपने, स्टोर, स्टोर रूम नहीं कहता, लाइक दैट हियर वेयर हाउस, राइट। ऑल्सो agents, okay, without agents we are not able to complete the work, intermediaries are there, so these all are other services, auxiliary services to trade। तो याद रखना ये चीज़ें क्या है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स, ये सिर्फ लिस्ट है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत लंबा सा नाम है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं क्योंकि सब ऑक्सिलरी सर्विसेज में आ सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी है। नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो अब तो जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन गया है ना, बिकॉज वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिटीज़ ऑफ द इंडिया, स्टेट्स ऑफ द इंडिया, आउटसाइड ऑफ द कंट्री ऑल्सो, ओके, आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज जो भी अच्छी अच्छी सिटीज़ है जहाँ से हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब कॉमर्स में इसलिए हम इंक्लूड करते हैं कि ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो पूरा जो दुनिया पूरी जो है वो एक ग्लोबल विलेज हो गई है, राइट। द रीज़न इज दैट बिकॉज ऑफ दिस ऑल सपोर्टिव एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। कम्युनिकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, अभी पहले तो टपाल लिखनी पड़ती थी, पोस्ट करना पड़ता था, अब तो कुछ ऐसा नहीं, ऑनलाइन सब कुछ कर लो, अच्छा है। ओके, सो ये भी चीज़ें हमारे पास बहुत डिटेल में है, 4th चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन ये सब जो वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज हुआ है, ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रेड एंड
ऑक्सिलरी सर्विसेज, क्योंकि पूरी कंट्री में हम कुछ ना कुछ बेचते हैं, ऐसे आउटसाइड ऑफ द कंट्री में कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं. So this is the particular information related to commerce. Now let's move to the characteristics of commerce. जैसे भी ट्रेड के characteristics है वैसे कॉमर्स के भी है. सो यहाँ आप डाल सकते हो कि कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट. बट यहाँ पर उससे पहले हम एक चीज़ डालना चाहेंगे कि ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि ट्रेड वो सेपरेट है लेकिन वो कॉमर्स का पार्ट है, वो इंक्लूड करता है. कॉमर्स जो है वो ट्रेड को इंक्लूड करता है, उसके साथ ऑक्सिलरी सर्विसेज है. तो शुरुआत आप कर सकते हो, कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो कॉमर्स होगी ही ना. सो नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का पार्ट है एक ट्रेड. सेकंड थिंग, कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. थर्ड वन, ऑक्सी, ये दोनों तो मैंने बोल दिया कॉमन है, सो आपको मालूम पड़ गया है. थर्ड वन, ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल. ये ऑक्सिलरी सर्विसेज सपोर्टिव सर्विसेज क्या है? तो ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, यू कैन राइट डाउन द लिस्ट. सो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है वो बहुत मदद रूप है ट्रेड को, क्योंकि ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेन मनी, दैट इज गुड. लेकिन कई बार पैसे नहीं होते फिर भी एक्सचेंज करना पड़ता है ना, तो उस टाइम पे चेक काम में लगता है, ऑनलाइन पेमेंट काम में लगता है, रिलेशंस काम में लगते हैं, राइट. कई बार एक मैसेज काम में लगता है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन काम करेगा. तो सब बहुत जरूरी है. तो ऑक्सिलरी सर्विसेज आर नेसेसरी. मैं तो बोलूँगा नाउअडेज इट इज वेरी हेल्पफुल टू ट्रेड. ट्रेड करने के लिए कॉमर्स की जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है वो जरूरी है, राइट. वो लिस्ट बहुत लंबा है लेकिन हमने यहाँ और शॉर्ट में कंप्लीट करते कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन है. Fourth one, it increases time and place utility of the goods. We already completed in the particular characteristic of the business that form time and place utility. Utility क्या है वो भी हमने देखा. तो ये जो particular commerce है वो time and place utility बढ़ाता है. कैसे बढ़ाता है? ट्रांसपोर्टेशन, राइट. टाइम टू टाइम सब कुछ मिल जाता है. कैसे? प्लेस, तो वेयर हाउस आपको देता है. आपको जब भी प्राइस कम हो तो आप रखो उसको वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में रखो, राइट, वखार में रखो, उसके बाद उसको बेचो सब टाइम आए तो ये जो कॉमर्स की जो भी सपोर्टिव और वी कैन से ऑक्सिलरी सर्विस है, ये टाइम और प्लेस यूटिलिटी के लिए बहुत जरूरी है. आपको डिटेल मालूम है दोनों की. तीसरा भी था हमारे पास, वो भी हमने देखा था, फॉर्म यूटिलिटी. तो वो ये इंक्रीज करता है, ये पर्टिकुलर कॉमर्स ये दोनों चीज़ें टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी को इंक्रीज करता है, डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड, राइट. फिफ्थ वन, ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस. सो एवरी सर्विस, ट्रेड में भी हमने देखा था 6 नंबर का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का, ट्रेड इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि कॉमर्स इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी. लेकिन ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड. सब कोई उसको लेना नहीं चाहता, वो जरूरत पड़े तब उसकी डिमांड करते हैं लोग. तो इट इज डिमांड ओरिएंटेड. जब आप मांगते हो तभी मिलती है, अपने आप नहीं आती है, वो भी याद रखो. यू हैव टू पे मनी फॉर दैट वन. अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो थोड़े पैसे लगेंगे. नाउ इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पर आपको कुछ पैसे अंदर डालने पड़ेंगे. वेयर हाउस की सर्विस है तो उसके पीछे मेंटेनेंस लगेगा. ट्रांसपोर्टेशन है तो कुछ मेंटेनेंस और एक्सपेंसिस लगेंगे. तो ये ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज है तो वो कंटिन्यूस थी, ये भी कंटिन्यूस है. लेकिन ऑक्सिलरी जो सर्विसेज है वो टोटली डिमांड ओरिएंटेड. 1 मार्क के लिए याद रखो. नेक्स्ट एंड लास्ट वन, if auxiliary services are available at reasonable price, goods can be supplied to customers at fair price. तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दैट वाज अंडर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, राइट. तो हाउ यू विल इंक्रीज योर वेल्थ? सो यू हैव टू इंक्रीज योर प्रॉफिट. इफ यू वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट एट द हायर प्राइजेस. अब हर बार आप हायर प्राइजेस पर प्रोडक्ट देते रहोगे, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा. ऐसा समय आएगा कि आपके पास पैसे बहुत होंगे लेकिन आपका जो सेलिंग वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, बिकॉज योर कंपटीटर इज सेलिंग द प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइजेस देन यू. आपका जो भी प्राइस है उससे कम प्राइस से वो बेच रहा है. तो इसके लिए क्या है? तो ट्राई टू गिव द प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस. एक रिजनेबल व्याजबी कीमते वस्तु बेचो ने, શું કરો વધારે કમાઓ. तो इफ यू वांट टू अर्न मोर, राइट, देन ट्राई टू गिव द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइसेस देन योर कॉम्पिटिटर, राइट, और रिजनेबल प्राइसेस और फेयर प्राइसेस. तो अब ये कैसे आएगी? तो जो भी ऑक्सिलरी सर्विसेज है वो आपको कम भाव में मिलेगी, तभी आप उसके पीछे एक्सपेंस कम करोगे, तभी आप प्रोडक्ट अच्छे भाव से बेच सकोगे. सो यहाँ ये सब कनेक्टेड चीज़ें हैं. अगर पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका भी भाव बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस 101% बढ़ेगा. कई बार हम बोलते हैं ना पेट्रोल ना भाव વધ્યા. इसके पीछे कई अलग अलग रीजन्स होते हैं
वाई द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीजिंग, वाई द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स एंड वेजिटेबल इंक्रीजेस, उसके पीछे कई चीज़ें हैं, हमको उसके डीप में जाना पड़ता है। सप्लाई नहीं होगा तभी भाव बढ़ता है ना, प्रोडक्शन नहीं होगा तभी भाव बढ़ता है ना, कोई तो रीज़न होगा ना। फाइंड आउट द रीज़न, उसका कारण ढूंढिए। विदाउट नोइंग द रीज़न डोंट गिव एनी थिंग, डोंट गिव एनी कॉमेंट। हम ऐसे है कि यहाँ पर भाव बढ़ते हैं तो हम किसी एक सपोर्ट में चले जाते हैं कि भाव बढ़ते हैं, लेकिन उसका रीज़न नहीं ढूंढते। वी आर फ्रॉम कॉमर्स, वी आर इन कॉमर्स, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट वन, व्हाई द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। तो आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं था तू सर, दैट्स वाई द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ना। अगर प्रोडक्शन इज देयर सो सप्लाई इज नॉट कमिंग, मार्केट में कुछ आ नहीं रहा है, सप्लाई इज कमिंग, दैट मीन्स के द प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज गुड तो समटाइम इट हैपन्स के सम अदर प्रॉब्लम्स आर देयर। तो आप बधी वस्तु जो भी पड़े, सो कीप इन माइंड द थिंग, रीजनेबल प्राइसेस में आपको ऑक्सिलरी सर्विसेज मिलेगी, तभी यू कैन एबल टू सेल द गुड्स एट द रीजनेबल और फेयर प्राइसेस। सो दैट इज द एंड ऑफ द पर्टिकुलर कॉमर्स ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स। तो वी कंप्लीटेड हियर टू different categories under the business activities, that is the trade with characteristics and commerce with the characteristics. Also we discussed the types of the our trade. Now next one under this one, that the difference between trade and commerce. Let's look after that. Here it is, there are 3 points, it is for 3 marks and sometimes 2 marks. So if the 2 marks question is there, just give 2 points of the difference. So what is the difference between these two, trade and commerce? तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर कंपलसरी। अब बारी बारी में एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगा, यू हैव टू राइट डाउन दिस वन। फर्स्ट वन इज मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। तो ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी, दैट इज ट्रेड। ये 5वीं बार मैं बोल रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। अब आपके दिमाग में उतर गया होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स मीनिंग एक सिंपल सा है कि कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। तो व्हेनेवर कॉमर्स इज देयर, trade is there, and also with the trade some auxiliary services are there. तो ये auxiliary services क्या है, या आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग। तो ट्रेड के टाइप्स 2 है, आपको मालूम है, उसमें आप डाल सकते हो इंटरनल एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल। और कॉमर्स की कोई टाइप नहीं है, लेकिन वो सर्विसेज के टाइप पर है, तो सर्विसेज आप देख सकते हो और ऐड कर सकते हो, राइट। वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। सेकंड वन, स्कोप। स्कोप ऑफ ट्रेड इज लिमिटेड, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड आउट, राइट, विद एक्सचेंज ऑफ मनी। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऐसे कैसे एक्सचेंज करोगे? अगर आपके पास गुड्स नहीं तो आप कैसे उसको पैसों के सामने दोगे? तो ये एक लिमिटेड स्कोप है इसका। लेकिन जब कॉमर्स आता है, राइट, तो कॉमर्स का स्कोप थोड़ा वाइडर है। तो आपको यहाँ लिखना है कि ट्रेड स्कोप इज लिमिटेड वेयर कॉमर्स ट्रेड इज कॉमर्स स्कोप इज वाइडर। सो स्मॉलर, लिमिटेड, वाइडर। कैसे? बिकॉज ट्रेड इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स। एक रीजन उसका भी है कि ट्रेड इसका पार्ट है, जो गुड सर्विस एक्सचेंज होते हैं वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम वाइड। नेक्स्ट एंड थर्ड वन, पार्टीज हु आर इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। सो अंडर द ट्रेड both the parties of trade are mostly known to each other and are proximity. कई बार ऐसा होता है, राइट, कि जब भी आप ट्रेड करते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, सॉरी हाँ, सो बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर। एक दूसरे को जानते हैं तभी वो ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उसके बगैर वो ट्रेड नहीं करते हैं। ऐसा एक पर्टिकुलर मेंटालिटी है कि हाँ, हमें તમને ઓળખતા નથી તો અમે તમને કેમ ઉધાર આપ્યા, આ બધી મેન્ટાલિટી છે। એન્ડ सी व्हेनेवर द ट्रेड इज देयर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेन मनी इज कंपल्सरी। तो आज नहीं तो कल पैसे तो उसके अंदर आने ही वाले हैं। और अनदर थिंग इज देयर आर इन प्रॉक्सिमिटी, वो नज़दीक के होंगे यानी कि पहचान वाले होंगे, शायद हम बोल सके कि नेबर। ये वर्ड थोड़ा अलग सा है, लेकिन अगर प्रॉक्सिमिटी वर्ड आता है तो हम जान पहचान वाले उसको बोल सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, तो ये बात हुई ट्रेड की। व्हाट अबाउट कॉमर्स? सो बोथ द पार्टीज में बी एट डिस्टेंस प्लेसेस, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज आप लेते हो तो कई बार आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस लेते हो, इंटरनेट सर्विस लेते हो, सर्विसेज कई आएगी, कम्युनिकेशन में कई चीज़ें ऐड होती है। सो कोई भी सर्विस लो तो शायद आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, यू बोथ आर अननोन। सो बोथ द पार्टीज में बी एट डिस्टेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर होंगे। और दूसरी बात, आर अननोन, यहाँ पर दोनों पार्टी नोन है, 101% नोन ही होगी। यहाँ पर 101% दे आर अननोन। कई बार तो पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन जब कॉमर्स के थ्रू आप बिजनेस करते हो, राइट, सो वहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे से कभी मिली नहीं होती है, फिर भी बिजनेस अच्छी तरीके से चलता है, राइट। सो कई बार ऐसा है, डिस्टेंस प्लेसेस पर लोग होते हैं, अननोन होते हैं, इवन दो दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है, फिर भी दे आर नॉट इन प्रॉक्सिमिटी, राइट। वो एक दूसरे को शायद अननोन भी है, राइट, कुछ पहचान नहीं, फिर भी
बिकॉज ऑफ दिस थिंग ऑक्सिलरी सर्विसेज दैट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है कि ये दोनों के बीच क्या 3 अलग अलग डिफरेंस है। मैंने बोला टाइप्स ही आप इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। अगर 2 मार्क में आए और 4 पॉइंट लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो, राइट। 2 मार्क पे आए 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। 3 है तो आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा एक्सप्लेन एनी 4, मिस स्टेट एनी 4, आपको 2 ही बोला जाएगा। सो ये 2 और 3 मार्क के लिए डिफरेंस याद रखना, कर ही लेना, इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ट्रेड के टाइप्स भी देखे। कॉमर्स के कोई ऐसे टाइप नहीं है, लेकिन कॉमर्स के जो एक्सिलरी सर्विसेज है उसके सभी चैप्टर है हमारे 3rd 4th, राइट। बाकी के जो चैप्टर है उस पर हो जाएगा। और सेकंड इंक्लूड्स 4 डिफरेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर हम देखेंगे तो अलग अलग सर्विसेज जो है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें हो जाएगा, पोस्ट भी ऐड हो जाएगा, राइट। कम्युनिकेशन का 4th चैप्टर है, बैंकिंग का 3rd चैप्टर है। कई चीज़ें ऐसी है जो आपको सेपरेटली सेकंड चैप्टर में भी मिलेगी, जैसे इंश्योरेंस है, गोडाउन है, ये सब सेकंड चैप्टर में है। तो वहाँ पर हम ये सर्विसेज भी देखेंगे। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक्चुअली पहले सेकंड चैप्टर थोड़ा ब्रॉड किया हुआ था, अब सब कुछ साथ में मिला के 4 सर्विसेज सेकंड में ही दे दी है। 5वीं सर्विसेज बैंकिंग जो है वो 3rd चैप्टर में, और 6ठी सर्विसेज जो कम्युनिकेशन है वो 4th चैप्टर है। तो ये सब मिला के, इंटरनेट वगैरह मिला के हम सब सर्विसेज 1 by 1 देखेंगे। So that's all from the particular session. Also we have 1 point remain, that is the 3rd category of the business activity. It is here and that is industry. ओके, ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, उसके बाद उसका एक्सरसाइज देखेंगे और कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर को। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ। दोज हु आर बिफोर, मे बी शायद ऐसा हुआ होगा कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बिफोर सम टाइम देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन शायद चालू हो गया हो तो करवा लो। 18 to 44, राइट। टेक द वैक्सीन, आपके लिए नहीं है, अगर आपका 18 तो नहीं है अभी, लेकिन फॉर दोज, राइट, आपके फैमिली मेम्बर्स, उनको थोड़ा बोलो कि रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन ले ले, तभी हम इस पेंडेमिक से बाहर आ सकेंगे, वही एक ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच, बी केयरफुल।